हेलो फ्रेंड्स, गतिमान टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो के अंदर, तो यहाँ मैंने आपको इंच से एमएम और एमएम से इंच में माप चेंज करना बताया था। और हमने कहा था कि आपको माप विधियाँ पढ़ाई जाएगी कि किन किन विधियों से माप लिया जाता है। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। और वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो गया है क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो अभी आप चलिए देखते हैं आगे इसके कि माप किन किन वीडियो से लिया जाता है। और यह आपके फिटेड थ्योरी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखें और अच्छे से करें। तो चलते हैं आगे की ओर। माप विधि किन किन विधियों से लेंगे ये हमने आपसे कहा था। तो देखें, किसी जॉब या कार्यखंड की लंबाई एल, लंबाई को एल से डिनोट किया है। एक एक चीज़ आपको मैंने पहले भी कहा था क्लियर कराऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना। मोटाई और चौड़ाई विड्थ, मोटाई को थिकनेस कह देंगे हम, थिकनेस। और ऊंचाई यानी हाइट की माप तीन विधियों से ली जा सकती है, तीन विधियों से ली जाती है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा, वहाँ पे आपने इन सबको यूज़ किया है, मैं भी बताता हूँ। वो तीन विधियाँ कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा है अप्रत्यक्ष माप यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरा है तुलनात्मक माप यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो अब चलिए हम पहला पढ़ते हैं, पहले के बारे में, यानी प्रत्यक्ष माप को देखते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष माप जो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, इस विधि द्वारा किसी जॉब की माप सीधे सीधे यानी सीधे सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर हाइट गेज और गहराई यानी डेप्थ गेज तथा माइक्रोमीटर से ली जाती है या मापी जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि जो डायरेक्ट किसी स्टील रूल से यानी प्रत्यक्ष स्पष्ट लीनियर साइज बोल सकते हैं हम उसको, जो लाइन के आधार पर मापा जाए। जैसे स्टील रूल से आप सीधी माप लेंगे, वर्नियर कैलिपर से भी हम सीधा माप लेते हैं, डेप्थ गेज भी है वर्नियर कैलिपर के अंदर, उससे हम गहराई का माप भी ले सकते हैं। आपका जो माइक्रोमीटर एक तरह से किसी भी वस्तु की मोटाई मापता है। तो सपोज करो कि मोटाई माप रहा, तो ये जैसे ये वायर है, ये वायर है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसकी मोटाई मापेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा ना कि कितने से एमएम का है ये। तो ये स्ट्रेट आखिर डायरेक्ट माप ही हो गया ये। तो माइक्रोमीटर से इन सभी से जो माप लिया जाता है वो डायरेक्ट माप कहलाता है, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष माप। इसके बाद देखेंगे हम अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप में देखिए, ये सब मैंने आपके लिए तैयार किया अपने हाथों से, इम्पोर्टेंट देखकर, जी जो भी आपके थ्योरी के दृष्टिकोण से है वो सब मैंने आपके लिए ये अभी मैंने ड्रॉ किया है, आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। देखिए, ये है प्रत्यक्ष माप का उदाहरण। जैसे किसी भी जॉब की, ये स्टील रूल है हमारा, ये स्टील रूल है, दिखा हुआ यहाँ लिखा है। और ये आपका सपोज करिए कोई कार्यखंड जॉब है। अब आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस मापनी है, तो हम जाहिर सी बात है पैमाना स्टील रूल का ही प्रयोग करेंगे। तो स्टील रूल से हम इसको मापते हुए दिखा दिया हमने। जॉब या कार्यखंड है आपका ये दिखा है, ये लिखा गया है जो। अब देखिए अप्रत्यक्ष माप, इस विधि अप्रत्यक्ष माप जो है, देखिए अप्रत्यक्ष माप, इस विधि में किसी जॉब अथवा कार्यखंड की माप पहले आउटसाइड कैलिपर्स या इनसाइड कैलिपर्स की सहायता से ली जाती है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि हम जो पहली दफ़ा ऑपरेशंस या संक्रियाँ लगाएंगे माप लेने में, उसमें हमें मालूम ही नहीं है कि ये मेजरमेंट कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने ऐसा जॉब है जिसकी गोलाई लेनी है या त्रिज्यीय खंड माप लेना है, यानी रेडियस में माप लेना है, हमने ये बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर उठाया या इनसाइड कैलिपर उठाया और उसको सीधे लगा दिया। लगाने के बाद आपने कार्यखंड को पकड़ा और उसको लॉक किया, फिर आपने वहाँ से निकाला, जैसे कि ये देखिए ये है। तो ये अभी आपने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक के माप को ये कैलिपर की सहायता से आपने आउटसाइड कैलिपर की सहायता से इसको आपने लिया है। तो ये आपने जैसे आउटसाइड कैलिपर से आपने ये माप लिया, तो ये माप आपको पता नहीं अभी कितना है। यहाँ से आपने ये माप लिया, इसको लॉक किया, लॉक करने के बाद इस कार्यखंड को आप सीधे इसी माप को उठा के स्टील रूल पे ले गए और वहाँ देखा
आपने इसके बीच की दूरी कितनी है। सपोज करिए इसके बीच की दूरी आपको 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, तो ये आपके माप प्राप्त हुआ, जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष माप। यानी जो पहली बार माप लेंगे उससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना है, फिर उसको स्केल की सहायता से हमें मापना पड़ता है, स्टील रूल की सहायता से। अब आइए देखिए तुलनात्मक माप। ये क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है मेजरमेंट, इसमें किसी जॉब की जांच किसी मास्टर जॉब से तुलना करके की जाती है। यानी एक जॉब ऐसा होगा जो मास्टर जॉब कहलाता है, यानी वो परफेक्टली साइज़ के अंदर बना होगा, और हमारे द्वारा बनाया गया जॉब या किसी अन्य जॉब की तुलना हम उससे कर लेते हैं जाके कि भाई है ना, ये उसी परिशुद्धता के साथ बना है कि नहीं बना है, इसका मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। उसमें भी टॉलरेंस दे देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मास्टर जॉब है, वो एक्यूरेट साइज़ में रहता है, बिल्कुल एक्यूरेसी इज परफेक्टली है। तो उसी एक्यूरेसी के आधार पर हम उस दूसरे जॉब को ले जाते हैं जो बनाया गया होता है या कहीं से लाया गया होता है, जैसे कोई पार्ट्स ही लाया गया होता है खरीद के, तो उसकी मेजरमेंट हम उससे कर लेते हैं मास्टर गेज से, जहाँ हमें कोई अन्य मतलब मापनी का यूज नहीं करना होता है, ना ही हम स्टील रूल लगाते हैं, ना ही हम कोई मेजरमेंट टूल लगाते हैं। हम सीधा उसकी तुलना उस मास्टर जॉब से करके और देख लेते हैं कि इसकी एक्यूरेसी क्या है। तो ये आपका तुलनात्मक माप। अब इसी के साथ देखिए, आपको बताया गया था कि ये कोणीय जॉब के माप तथा किसी तापमान के माप की व्याख्या। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये है आपका कोणीय जॉब के माप तथा किसी तापमान के माप की व्याख्या। ब्रिटिश प्रणाली में कोण की माप लेने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ प्रचलित है। अब ब्रिटिश प्रणाली में देखिए कोण का माप लेने के लिए निम्नलिखित इकाइयाँ प्रचलित है। कौन कौन सी? पहला है आपका डिग्री मैंने आपको बता चुका हूँ डिग्री हैं। तो वृत्त को 360 भागों में विभाजित करने पर, पढ़ाया मैंने पिछली वीडियो में आपको, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा गया है बराबर। प्रत्येक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग 90 डिग्री का होगा या एक समकोण का होगा। कैसे? ये देखिए, ये वृत्त है, इसको अगर 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये ऐसे बांटेंगे, ये तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है, यानी 4 समकोण बनेंगे 90-90 डिग्री के, इसलिए ये बताया गया। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा गया जिसे मिनट कहा गया है। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे। प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा गया जिसे सेकंड कहा गया, इसलिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये आपको बताया गया। अब आपका आता है मेजरमेंट के अंदर ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अच्छे से समझ लेना, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। रेडियन वह कोण होता है, ध्यान से समझना, ये बिल्कुल डायग्राम से भी समझाऊंगा अभी। रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र से या केंद्र पर, ये रहा पूरा वृत्त, देखिए ध्यान से, अब इसका ये केंद्र है, माना वो बिंदु, वृत्त के केंद्र से या केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है। अब ये देखो, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये परिधि से लेकर ये केंद्र बिंदु तक, इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं जिसको। अब क्या करते हैं हम कि यहाँ प्रकार जो होता है आपका ये कैलीपर, उसका पॉइंट रखते हैं यहाँ। आप, मैं प्रकार की बात करता हूँ, आपके समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ पॉइंटर रखते हैं और आप यहाँ पेंसिल रखते थे बचपन में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी, सपोज करो ये 4 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ से यहाँ तक खोल के प्रकार आपने लॉक किया। उसके बाद आपने यहाँ पॉइंट रखा, उसका प्रकार का पॉइंट यहाँ रखा, और आपने एक चाप लगाया यहाँ पेंसिल से, तो ये दूरी और ये दूरी सेम हो गई। फिर आपने यहाँ जो चाप कटा है, यहाँ से इसको यहाँ मिलाया, तो ये जो कोण बनता है बीच का, ये जो कोण बनता है, ध्यान से देखिए, वही एक रेडियन होता है, जिसको सी से दर्शाते हैं हम। एक रेडियन है इसका मतलब, ध्यान से देखिएगा, ये होता है एक रेडियन। और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये आरआरबी के अंदर भी, रेलवे बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, टेक्नीशियन में और लोको पायलट में। और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखना, आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको देखने का मिल जाएगा, ये देखने के लिए आगे या किसी टेस्ट पेपर में, तब आप कहोगे कि यार सही पढ़ाया था, सही बोला था सर ने। तो देखो आप, एक रेडियन क्या होता है? रेडियन वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र से या केंद्र पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है। त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप से बनता है, यानी देखिए त्रिज्या, इसके बराबर ये चाप,
और इसको मिला दिया तो ये लंबाई और ये चाप की लंबाई बराबर है, इसके बीच का जो कोण बनता है ये 1 रेडियन कहलाता है। तो 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री 1 रेडियन का मान पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की दृष्टि से ये पाई है और ये रेडियन है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, ये एक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 रेडियन ही मानेंगे ना, ये पाई ये रेडियन, ये पाई ये रेडियन। तो यहाँ कुछ नहीं है, अगर मैं पाई को इधर बट्टे में ले जाऊँ बराबर के इधर, तो ये 180 के बट्टे में जाएगा तो ये सी 1 रेडियन बच जाएगा। 1 रेडियन बोलेंगे तो 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई होता है, ध्यान देखना। और 1 डिग्री बराबर क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसी लाइन को आप देखिए, 180 है, इसको उठा के मैं यहाँ नीचे भेज दूँ तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, 1 ही मानेंगे। मैं 180 को ये लिख सकता हूँ 1, 1 गुणा कर सकता हूँ, मैं गुणांक 1 मानता हूँ यहाँ पे मैं, 1 डिग्री। तब 1 डिग्री इंटू 180 होता है। तो मैं इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ तो 1 डिग्री का मान पूछ रहा है। अब मैं ये बता रहा हूँ आता कैसे है, रटना नहीं है, रटने वाले तो भूल जाते हैं, मैं यही चीज़ें तो आगे पढ़ाऊँगा आपको। तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, पाई रेडियन, पाई और रेडियन तो है इधर ये वाला, तो ये रहा इधर, और ये 180 उठा के बटन पहुँचा दो। तो 1 डिग्री का मान कितना होता है, पाई बटा 180 रेडियन, और 1 रेडियन का मान 180 बटा पाई। इसी से निकल गए दोनों पक्षांतरण करके, ध्यान रखना आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तापमान का मापन, तापमान किसी वस्तु का तापीय अवस्था का सूचक होता है। यानी किसी भी तापमान का मापन कैसे होता है, किसी वस्तु का तापीय अवस्था का सूचक है कि वो कितनी गर्म है, कोई कम गर्म रहता है, कोई चीज़ ज़्यादा गर्म रहती है, कहीं हाथ ही नहीं लगा सकते हम, तो ये सूचक है उसकी अवस्था का। अर्थात तापमान वह संख्या है जो किसी माने गए पैमाने पर वस्तुओं के ताप की स्थिति को बताता है, वस्तुओं के ताप की स्थिति को बताता है। तापमान के माप की इकाई भी डिग्री ही है, तापमान के माप की इकाई भी क्या है, डिग्री ही है। इसके मापन के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र थर्मामीटर है और इसी को हम तापमापी भी कहते हैं। देखिए कंटेंट्स में आपको लिख के अपने हाथों से इंपॉर्टेंट इस तरह से तैयार करता हूँ कि एक नोट्स फॉर्म में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ाना चाहता मैं कि एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे और 15-20 मिनट खींच दिए, खाली उसी के भाग बताते जा रहे हैं उसमें हैं, और फिर क्या लिखना है और क्या पढ़ना है कुछ पता नहीं, और फिर बस बाकी की कहानी ख़त्म। फिर थ्योरी के लिए आप बोलोगे कि सर PDF है क्या, थ्योरी है क्या। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वीडियो भी देखोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको PDF बना के डाल दूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करना कि सर PDF चाहिए, मैं PDF अवेलेबल करा दूँगा इसकी। तो अभी फ़िलहाल क्या करना है, आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, या आप केवल इसको देख के आपकी स्टडी पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए तापमान के मापने की इकाई भी डिग्री है और इसके मापने के लिए प्रयुक्त मापक यंत्र क्या काम आता है, थर्मामीटर। ये सभी जानते हैं, बुखार आता है तो सभी, बुखार में क्या बढ़ता है, शरीर का ताप बढ़ता है और थर्मामीटर यूज़ करते हैं डॉक्टर साहब हमारे, है ना, जाते हैं तो। और उसे हिंदी में कहते हैं तापमापी। ये जो निम्मी सिमी पैटर्न है ना उसमें तापमापी आएगा तो अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, इसको थर्मामीटर कहते हैं, इसलिए याद रखना आप। माप के अनुसार थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी इकाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग आते हैं। कोई बताता फ़ारेनहाइट, कोई बताता सेंटीग्रेड, और एक होता है रीमर। रीमर भी बोलते हैं और र्यूमर भी बोलते हैं किसी किसी किताब में, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा के या करके लिखा इसको। तो अधिकतर उपयोग में आने वाले दो ही है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, और ये एक दूसरे से पूरक होते हैं और इनको कन्वर्ट भी किया जाता है, यानी आपस में मतलब बदला जाता है एक दूसरे के तापमान को। अभी आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं तो अभी देखिए मैं अलग ही यूनिक लेके आया हूँ बिल्कुल। अभी देखना आपको कैसे बताता हूँ मैं। आइए, फ़ारेनहाइट, इस पैमाने में पानी का हिमांक 32 डिग्री होता है। किसमें, फ़ारेनहाइट में। अगर कोई तापमापी फ़ारेनहाइट डिग्री बताता है, यानी उसकी इकाई फ़ारेनहाइट है, यानी फ़ारेनहाइट में नापता है, तो उसमें पानी का जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट जिस पे पानी जमता है, वो 32 डिग्री, एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वो उबलने लग जाएगा, 212 डिग्री होगा। ध्यान से देखना, पानी का हिमांक फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया RRB के अंदर, रेलवे बोर्ड के अंदर हैं, और आपके ये एग्ज़ाम पैटर्न की दृष्टि से ITI में। और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री होता है। ध्यान से देखना, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 32 से ये 32 मान लो आप, और यहाँ से चलते 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 ये 212 मान लो, हैं डिग्री, और ये डिग्री। तो ये जो बीच की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये 180 डिग्री है, और इसको 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है।
ठीक है, बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग यानी अंश डिग्री कहलाता है, आपको पता ही है। अगर डिग्री में है तो मैं एक एक भाग बांटाऊँगा तो एक एक डिग्री, हर भाग डिग्री कहलाएगी। इस स्केल पर पढ़े गए तापमान को लिखते समय उसके मान के बाद एफ लिखकर प्रकट करते हैं, क्योंकि फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में एफ ही लिखेंगे, सी थोड़ी लिखेंगे, एफ ही लिखेंगे भाई फ़ारेनहाइट में। तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो 48 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह से लिखते हैं, 48 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैंने संकेत में लिख दिया, मैंने इस तरह से लिख दिया, समझ लेना आप। ठीक है, अब आइए आगे अगली वीडियो की बात करते हैं। देखिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी दूसरा आप फ़ारेनहाइट पढ़ा दिया। अब आप देखो सेंटीग्रेड। इस पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक 0 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट में क्या था, 32 डिग्री था। सेंटीग्रेड में आ गए तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, आप भी जानते हो ये तो। और क्वथनांक 100 डिग्री होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 100 डिग्री पर पानी उबलता है। क्वथनांक का मतलब ही वही है, बॉइलिंग पॉइंट है, उबलता है। और दोनों चिन्हों के बीच की दूरी कितनी होएगी, अब 100 हो जाएगी। 0 से लेकर 100 के बीच में 100 ही तो होएगी। 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट करोगे 100 तक जाओगे तो 100 भाग हो गए। तो मैंने इसलिए बताया आपको ये अकॉर्डिंग टू इसके कि 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। अभी आपका थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। अभी मैं आपको मेजरिंग टूल तो ऐसा पढ़ाऊँगा ना, जो आप मेजरमेंट निकालोगे आपको रटना नहीं है। और वो कैसे आता है ये प्रूव करके बताऊंगा। अगर माइक्रोमीटर का 0.01 आया तो वो कैसे आया हैं। अब भले आप मुझे इस वीडियो में जानने के बाद आप किसी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको दोबारा रटने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किताब, और कंटिन्यू वीडियो आएंगी, टेंशन नहीं लेना। देखो 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग डिग्री अंश कहलाता है। ये हर किसी में बात कर रहे हैं अपन। 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर भाग ये डिग्री कहलाएगा। इसे तापमान के रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। ये 32 डिग्री हो गया, जैसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सी लगाया तो है, ये लिखा भी इधर देखिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड हो गया। अब होता है, देखिए मैंने फ़ारेनहाइट पढ़ा दिया, सेंटीग्रेड पढ़ा दिया, आपको दोनों पढ़ा दिया। अब इनमें संबंध देखिए, फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड में संबंध, ध्यान से देखना। ये फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड में संबंध। सेंटीग्रेड का 0 डिग्री, ध्यान से सुनना, जिस पे पानी जम रहा है, और बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों, क्योंकि इस पे पानी जमता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे जमता है। अब बराबर क्यों होता है ये बता रहा हूँ। अभी तक तो पता है कि नहीं, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन अभी आप ध्यान से देखो। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है। तो ये सीधा सिंपल सा फंडा ही है, क्योंकि 0 डिग्री पे पानी जमता है सेंटीग्रेड में, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है फ़ारेनहाइट में। तो दोनों बराबर हो गए ना, जिस पे पानी जम रहा है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कितने के, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड का 100 और 212 ये फ़ारेनहाइट का -32 करूँगा। क्यों, क्योंकि ये -32, तो ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। ये 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। जैसे आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना, दोनों के बीच की दूरी, ये आपको मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, ये 32 डिग्री और ये 212 के बीच 180 डिग्री, यही चीज़ है वो। 212 में से 32 घटा दिया तो 180 बच गया, है ना। कन्फ्यूज मत हो ना आप, इसलिए मैंने ये पलटाया आपको दिखाने के लिए। तो देखो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त हुआ। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका है सेंटीग्रेड में मान, जिस पर पानी उबल रहा था, वो इधर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री का मान यहाँ से कितना, ये न्यूमेरिकल के लिए देखना, अभी 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 देखना, ध्यान से देखो अच्छे से। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके होगा, वही चूँकि आपको मैंने बताया था एक एक नियम उस दिन। 100 डिग्री 180 के बराबर, तो 1 डिग्री ये 180 में 100 का भाग लग जाएगा, ये इसके बराबर फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर इसको काट देते हैं 20 से काट देते हैं। देखो अब मैं आपके सामने काट रहा हूँ, है पहले नहीं काटा था मैंने, क्योंकि आप कहते हैं क्या है ये। तो 20 नाम और ये 20 पंजे, तो ये 9/5 फ़ारेनहाइट आ गया। ये डिग्री लगाता हूँ आपके लिए। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना होता है, 9/5 फ़ारेनहाइट। यहाँ से एक ही कंसेप्ट आया ये। तो ए से हैं, ए से तथा ए से 1 डिग्री, इसी को ए नाम दे दिया मैंने, समीकरण है समीकरण ए, इक्वेशन ए से आपको याद रहेगा कि इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 9/5 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फ़ारेनहाइट को यहीं रहने देते हैं अपन,
और ये 9/5 उठ के ये बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक फ़ारेनहाइट हो जाएगा ना, ये गुणा के 1 मानेंगे। तो ये फ़ारेनहाइट का मान निकालना है तो फ़ारेनहाइट को यहीं रख दो और इस 9/5 को उठा के इसके नीचे भेज दो। तो ये रहा फ़ारेनहाइट, और ये 9/5 जो इधर इसके नीचे जा रहा था तो ये इसके नीचे भेज दिया मैंने। अब आप जानते हो कि 1 डिग्री के बट्टे में 9/5, तो ये 5 कहाँ गुणा होएगा। अब 9 के बट्टे में तो पहले ये तो यहाँ तो गुणा हो नहीं जाएगा जाके, 45 थोड़ी करना मुझे, ये आपको समझा रहा हूँ। तो ये 5 उठ के जाएगा सीधे ऊपर यहाँ है, तो ये आ गया 5/9 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक फ़ारेनहाइट का मान 5/9 सेंटीग्रेड। इसलिए आप वो रटते हो ना, आप फॉर्मूला ये वाला, ये वाला फॉर्मूला जो आप रटते हो, A बराबर 9/5 C + 32, वो रटना नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता कैसा हूँ। तो ये हो गया आपका मान है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो संबंध डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, C/100, क्योंकि सेंटीग्रेड में 100 होता है, और F-32/180, इसको याद रख लेना बस। और ये बहुत जल्दी याद हो जाता है, इस सूत्र तो फिर भी भूल जाते हैं लोग। ये यूँ सोचता है यार 9/5 था कि 5/9 था, क्या था, ये था और वो था। ये याद रख लेना, ये वेरी इजीली याद रहता है। और बाद में इसके साथ एक और संबंध याद करा दूंगा मैं, बहुत सारे टेम्परेचर निकाल देते हैं हम लोग तो इसी से। C/100 बराबर F-32/180, C/100 बराबर F-32/180, इतना याद रख लो आप। अब आपसे C का मान निकलवाए, तो ये C देखिए, इसी से मैं सूत्र बना रहा हूँ आपको, है ना। जनरली क्या होता है, जैसे 20 सेंटीग्रेड आपको दे दिया, बोला 20 सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो ये C की जगह 20 रख देना और बस सोल्व कर देना। यहाँ 20 रख देना, 20 से कम 20, 20×5 100, ये हो जाएगा। F को यहीं रखना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देना, इसको ले जाके प्लस कर देना, ये मान निकल जाएगा आपका। इसी से कैलकुलेशन आती होगी आपको तो वेरी इजीली। आपको अगर फ़ारेनहाइट में 40 फ़ारेनहाइट का मान दे दिया और बोला सेंटीग्रेड में बदलो, यहाँ 40 रख दो, 40 में से 32 घटाया 8, 8/180, इसका उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और इसका उधर कर देना, ये आपका फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा, सॉरी सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। यानी फ़ारेनहाइट का मान देके सेंटीग्रेड पूछे तो यहाँ मान रख दो, सेंटीग्रेड का मान देके फ़ारेनहाइट पूछे तो यहाँ मान रख दो। ध्यान से वीडियो को स्लो करके देख लेना, समझ में नहीं आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो आपके सूत्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो आप, C/100 यही वाली चीज़ बराबर F-32/180। तो जब बराबर में संख्या रहे तो हर वाली से हर वाली कट जाती है, बराबर में रहे तो गुणा में नहीं कह रहा मैं, ध्यान से देख लेना, नहीं तो बोलोगे कि सर ने तो ऐसा बताया था। ये इससे ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे हमेशा होता है, और इसमें यहाँ कोई संख्या कटने वाली गई तो वो भी कट जाएगी, लेकिन ऐसे हमेशा गुणा होता है क्रॉस में। तो देखो ये 20×5 और ये 20 नाम काट दिया मैंने ऐसे, तो C/5 और ये F-32/9 है, हो गया। तो अब यहाँ से देखिए F-32 तो यहीं रख देता हूँ मैं, और इसको ले जाता हूँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा करने C के पास, तो ये 9C है, और ये बटे में 5 बराबर F-32, ठीक है। और फिर F को भी यहाँ रहने दूंगा और इस 32 को उठा के उधर भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये रहा F अकेला यहाँ बच गया, 9/5C यहाँ पे था, और ये F को 32 को उधर भेजा, यानी ये +32। तो ये आपका फॉर्मूला बना। ये कैसे बना ये भी बता दिया आपको, क्या याद रखना ये भी बता दिया पूरी वीडियो में, इसलिए ध्यान से आप देखना है। आगे देखते हैं, और ये यहाँ हमारा दी एंड हो जाएगा। देखिए अब समीकरण एक से समीकरण 1 उसी को डाला होगा, तो F डिग्री बराबर 9/5 C + 32 मैंने किया है ना, अभी अभी निकाल के दिखाया आपको। तो अब यहाँ से सेंटीग्रेड का मान आ जाएगा आराम से। कैसे आ जाएगा, देखो ये C को यहीं रख दो अकेला, इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में जा सकता है ना, कटने वाली संख्या यूँ कटती है और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो आप देखो ये वहाँ चला जाएगा 5 है ना, F तो ये रहा, और ये यहाँ जाएगा 9, F ऐसे कैसे ही है। ये 32 जो है यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -F-32 हो गया। ये C अकेला बच गया है, तो C का मान निकाल दिया मैंने, 5/9 × F-32। तो मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को अच्छे से। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहिए और आप अपनी आवश्यकताओं को कमेंट्स में लिख के बताइए, और इस वीडियो को पूरा देखिए आप। गतिमान टेक्निकल हब पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो समझाया जाएगा, और आपको रटना नहीं है, आप केवल समझें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। और अब आपको अगर मेरी 2-3 वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप मेहनत करने की कोशिश करें,
बाकी तो मैं सब आपको अपने तरफ से जो भी होगा वो बताऊँगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बोलें कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ ही आज हमारी क्लास ऑफ होती है, और इसके आगे की वीडियो जो आपकी क्लास है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और बहुत जल्द है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह से मैंने जो समझाया वो समझ पाए होंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट सेक्शन में बोल देना आप कि सर ये कैसे हुआ, मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।